वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और ब्रेक से पहले हुसैन चौधरी आप जिक्र कर रहे थे कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश हैं और फिर आईनी बेंच के सामने जब ये मामला गया है एहतजाज के बाद वहाँ दरख्वास्त दी गई है तो वहाँ से क्यों खारिज हुई? जी हुसैन। देखें, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप जाहिर है उनके इख्तियारात तो उस तरह नहीं रहे। पहले मैं ऐड करता चलूं, जो पहले आप बातचीत कर रहे थे, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो जी मेंबरान हैं उन पर जो 780 के जो पर्चे हुए हैं, उमर अयूब और जो दूसरे थे शिबली शिबली फराज, फराज जी। इन दोनों पर जो है वो 780 यानी कि दहशत गर्दी की दिफात के तहत जो है मुकदमात दर्ज हुए हैं और इस वजह से अब वो अदालतों में पेश हो रहे हैं। शिबली फराज साहब को आज पेशावर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत लेना पड़ी और उमर अयूब साहब कल हमने देखा कि एटीसी में पेश हुए और उन्होंने कुछ मुकदमात में हिफाजती जमानत ली है, अबूरी जमानत ली है और कुछ का अभी उन्हें पता ही नहीं था। और आज भी हम देख रहे थे कि एक मुकदमा जो है वो और दर्ज हो गया है जिसमें पीटीआई की क़यादत जो है वो भी शामिल है। तो इसलिए जो बानी पीटीआई है उन्होंने जेल में जब वकला से ये पूछा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो दीगर उमूर है अदालती, उस पर क्या होना चाहिए, तो जो फैसल चौधरी हैं, बैरिस्टर गौर है, उनकी जानिब से उन्हें बताया गया कि जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान हैं, आगे इजलास भी आ रहा है, वो तो अपनी जुमानतों में मसरूफ है। तो इसलिए जो है वो जिस तरह रिजवान गंजई कह रहे हैं, एक तो ये मसला था जिसकी वजह से उन्हें ये तब्दीली करनी पड़ी और दूसरी अब चूंकि दो नए जो चेहरे आ गए, बैरिस्टर गौर और बैरिस्टर अली जफर, ये दोनों चूंकि वो वकला भी हैं, कानूनदान भी हैं, तो ये लीगल चीजों को बेहतर समझते हैं, अब वो उसमें शामिल होंगे। ठीक है। दूसरी जानिब जो सलमान साहब कह रहे थे कि पीटीआई को जो है वो कोई माज जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि पिछली बार जब जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ था तो शिबली फराज साहब ने जाते ही जो है वो चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा था कि हम तो दहशतगर्द हैं, अभी 780 की जो है वो एफआईआर थी उसमें हम जमानत के बाद यहाँ पर आए हैं। तो उस पर जो है वो सारे वहां पर जो है वो सारों के चेहरे जो है वो काफी खिलखिलाए और वहां कहके भी हुए। तो ये भी इनको प्रोसेस जारी रखना चाहिए था और वहां बताना चाहिए था जाके कि हम पर 780 के तहत जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात हुए हैं। बहरहाल आप जो जाहिर है वो नहीं वो तो तब्दील हो बताया गए ना हैं, जैसे आप लेकिन जिक्र कर रहे तारीख हैं। में पहली बार हुआ है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान हैं उन पर 780 के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज मुकदमात हो। है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अकबर बाजा साहब अब थोड़ा आगे पॉलिटिकल सिचुएशन का जरा जिक्र करते हैं। आज बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई है। जो पिछली मुलाकातें रही हैं उसका तो जो नतीजा निकला, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद एक बड़ा नतीजा निकला था, वो 26वीं तरमीम थी। आप क्या तवक्को कर सकते हैं? देखें, मौलाना फजल रहमान साहब ने ये फरमाया जब 26वीं आईनी तरमीम के लिए उनसे पहली मुलाकात हुई, फिर दूसरी और फिर उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने वोट कर दिया और फिर उसके बाद एक ही उन्होंने नैरेटिव बनाया कि जनाब वो एक काला लफाफा था, उसमें काले नाग थे, हमने काले नाग के डंक निकाल दिए, उनके दांत निकाल दिए, वॉट। तो मुद्दा उसके अंदर ये था कि 26वीं आईनी तरमीम के लिए मौलाना साहब ने वोट अल्टीमेटली कर दिया, एक बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने जब उनसे कहा गया कि यार ये देखें कि आपने तो बाकायदा लिटरली अदलिया को जो जेपरडाइज करना था, जो उसको बिल्कुल टूथलेस करना था, आपका तो उसमें हिस्सा पड़ गया। तो उसका उनका जवाब था कि जनाब हम अगर वोट ना करते तो उन्होंने तो वोट पूरे कर रखे थे। नहीं, लेकिन वो ही डिडंट चूज टू स्टैंड एट द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री। उसकी वजह आज हमें पता चल रही है कि है क्या। उसकी वजह ये है मदारिस बिल। मदारिस बिल का जरा थोड़ा सा तज़किरा यहाँ पे ना, थोड़ा मुझे 2 मिनट दीजिएगा, वो बड़ा जरूरी है। ये मदारिस बिल जो है ना, ये हुकूमत की ख्वाहिश नहीं है। जो मौलाना साहब कह रहे हैं ना, जो बिलावल साहब से मिले इसी वजह से मिले हैं कि अगर फिर मेरी गल नहीं मनोगे, देखो तो आपने मुझे गारंटी दी थी, अगर ना मनी तो मैं फिर दोबारा सड़कों पे आ जाऊंगा, जो कि कल वो कह भी चुके हैं कि फिर हम अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। अब मैं यहाँ पे बता दूं कि ट्रिक क्या है, यहाँ पे ट्रिकी सिचुएशन क्या है यहाँ पे, वो ये है, ये जो मदारिस बिल जिसको मौलाना अपनी तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी मंशा के मुताबिक पास करवाना चाह रहे हैं, जिस पर उनके साथ ये अग्रीमेंट हुआ था कि आप 26वीं आईनी तरमीम में वोट करें, तो ये आपके वाला मदारिस बिल हम पास कर देंगे, वो नहीं हो रहा। उस पर मौलाना अब बोल रहे हैं या उनको इस वक्त जो बेचैनी है जिसकी वजह से वो बिलावल साहब से मिले हैं, वो मदारिस बिल क्या है? वो मदारिस बिल बुनियादी तौर पे जो मौलाना साहब चाह रहे हैं और जो हुकूमत पाकिस्तान नहीं, जो रियासत पाकिस्तान चाह रही है, लेट मी ऐड हियर वेरी इंपॉर्टेंटली कि वो रियासत पाकिस्तान नहीं सिर्फ चाह रही, वो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाह रही है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली वो अमरीका चाह रहा है बिकॉज ऑफ द वॉर ऑन टेरर। उसमें 3-4 चीजें हैं। एक ये है कि रजिस्ट्रेशन करवाएं और उनकी मॉनिटरिंग होगी तमाम मदारिस की। मदारिस बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को यह है कि यहां से एक्सट्रीमिज्म फैला है, यहां से टेररिज्म फैला है, यहां से अदम तशद्दुद, अदम बर्दाश्त जो है वो यहां से फरोग ली है। तो
तो एक वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराएं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होगी, फिर मॉनिटरिंग भी होगी कि कहां कहां पे मदरसे हैं और कहां पे नहीं है। फिर वो कहते हैं करिकुलम, आपका जो सिलेबस है जो आप पढ़ाते हैं उसको रिफॉर्म करें, और हम बताएंगे कैसे रिफॉर्म करना है। ये मैं आपको फिर अगेन कह दूं, ये रियासत पाकिस्तान है और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासतौर पर अमरीका है। तो तीसरी चीज उसके अंदर वो कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लेके आए इनके अंदर। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी मतलब है कि चंदा दे दिया पीर साहब को किसी ने, और वो चाहे मदरसे के लिए दिया है, चाहे वो खानकाह के लिए दिया है, लेकिन फिर ये नहीं होगा कि उसकी बेस के ऊपर कोई कहीं पे टेररिस्ट फंडिंग हो जाए, या फिर ये भी नहीं हो पाएगा कि पीर साहब जो है वो एक V8 लैंड क्रूजर में फिर रहे हो। और फिर उन्होंने तीसरा कहा कि सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के अंदर उन्होंने ये रखा है कि लिविंग कंडीशंस मदरसों की बेहतर करें, और उसके अंडर आपको मैं अर्ज कर दूं कि वो क्या है कि वो कहते हैं कि ये इंश्योर करना है कि मदरसों के स्टूडेंट्स किसी तरह की पॉलिटिकल या सोशल अनरेस्ट में इन्वॉल्व नहीं होंगे। ये मौलाना साहब को चारों चीजें सूट नहीं करती, एक बात। दूसरी बात ये कि मौलाना साहब ने ये अपनी तरफ से मनवा लिया कि मैं 26वीं आईनी तरमीम पे वोट देता हूं, अब आप ये वाला काम करें कि ये सारी चीजें ये इनके डंक निकालें। उन्होंने वक्ती तौर पे तो मान लिया। मुझे यूं लग रहा है कि वो जो काला शापर जिसमें काले नाग आए थे ना, उसी काले शापर के अंदर जो है ना वो मौलाना साहब का जो मुतालबा है वो भी उसी काले शापर में चला गया। अभी तक वो डंक जो है वो बाकी है, आप कहते हैं। ये रियासत पाकिस्तान है यहाँ पे, आई थिंक कि धोखा हो गया। अच्छा, अब और इसी वजह से बिलावल साहब से वो मिले थे। अच्छा, इसलिए तशवीश का इजहार भी ज़ाहिर इसी बुनियाद पर इस मुलाकात में किया गया। लेकिन रिजवान गिरजई, आपके नज़दीक आप क्या समझते हैं? ये तो ज़ाहिर हुकूमती मामलात हैं ही, लेकिन आज वज़ीर ख़जाना यानी रोज़ाना उनकी कोई ना कोई बहरहाल स्टेटमेंट सामने आ रही है। अब वो कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई, मुल्क की मईशत जो है तरक्की की राह पर गामजन है, और 78 मंथ की कम तरीन सतह पर महंगाई आ गई है। कहीं आपको या आम आदमी को दिखाई दे रही है कि बुनियादी अशियाए ज़रूरियात जो है उनकी कीमतें कम हो गई, कोई टैक्स कम हो गया, कोई पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में कमी? क्योंकि महंगाई का मतलब आम आदमी तो यही लेता है कि कैसे ये महंगाई कम हुई है। देखिए, हुकूमत में ज़ाहिर जो वजारत खजाना है उसके अंदर जो टेक्निकल लोग हैं वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर चलते हैं, और स्टैट्स अगर आप कंपेयर करें पिछले साल की निस्बत, तो जितना पाकिस्तान में 2022 और 23 जितना वर्स्ट रहा है इकोनॉमी के लिए, तो उसके बाद जाहिर है वो थोड़ा सा भी अगर उसमें बेहतरी आती है तो वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और उसको वो सेलिब्रेट भी करते हैं और प्रोपिगेट भी करते हैं। देखिए, सबको पता है, लेकिन इसमें तो 78 मंथ्स है ना सर, ये तो कई सालों पर मुहित है, यानी 5-6 साल तो हैं इसके। नहीं, और ठीक बात जो ये बात कर रहे हैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि जो बहुत से दे रही है अफराद ज़र के हवाले से, एक्सपोर्ट्स के हवाले से, मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, यानी जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसके हवाले से वो जो बात कर रहे हैं, तो वो उसको कंपैरिजन जो पेश करते हैं वो गुज़श्ता 1 साल या 2 साल में जो तबाही हुई है उसके बाद वो जब वो रिकवरी मोड के ऊपर है और उसमें थोड़ी सी भी बेहतरी आती है। इसी तरह है कि आप 100 रुपये इजाफा कर दें पेट्रोलियम मसनूआत में, और उसके बाद आप 50 रुपये कमी करके ये सेलिब्रेट करें कि हमने 50 रुपये कम कर दिए। यानी जो जिस जगह से ये जो PDM की गवर्नमेंट आई थी, जब उस वक्त जो सिचुएशन थी, उसके बाद फिर जो एक तबाही आई, और उस तबाही के नतीजे में आपका एक्सचेंज रेट ऊपर गया, पेट्रोलियम प्राइसेस ऊपर गई, यानी वो बहुत इजाफा था ना। आप 350 पे भी हमने देखा पेट्रोल चला गया था। अब जब वो 350 से वापस 250 पे है तो वो इसको सेलिब्रेट तो करेंगे कि यार हम 250 पे ले आए, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि वो 150 से 250 पे क्यों आया है। तो सही है, लेकिन इसमें है कि जी जो जी रिजवान, मैं बात कर रहा था सिंपल सी उसमें कि की स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बताए जाते हैं, वो भी एक इंडिकेटर बताया जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज ऊपर चली गई है। वो एक मीम आपने देखी भी होगी, सोशल मीडिया पे चल रही है कि स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो लोग ऊपर क्यों नहीं जा रहे। तो ये पॉइंट ऐसा है कि ये वो सवाल है, लेकिन इसमें यकीनी तौर पर यही एक सवाल है। मैं चलते थे हुसैन, आपसे जानना चाहता हूँ, आप क्या समझते हैं, यानी 6 साल का मतलब 2018 के राउंड अबाउट है, क्या वहां पे सारी चीजें आ गई हैं, उसी रेट पे आ गई हैं, आप समझते हैं? देखिए, जिस तरह रिजवान गिरजई ने बताया है, और ये जाहिर है कोई इकोनॉमी का एक्सपर्ट जो है वो हमसे ज्यादा बेहतर बताएगा कि सर खरीदारी तो हम सब करते हैं ना। जी जी बिल्कुल, जिस तरह स्टॉक मार्केट अगर ऊपर जा रही है लेकिन उसका कोई इफेक्ट नजर नहीं आ रहा, निचले तबके को जो है वो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, और बार बार जो है वो यही सारे कहते हैं कि जी महंगाई तो कम हो गई है, लेकिन उसका असर जो है वो नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा। तो इसलिए ये सारी जो सिचुएशन है इसको जो है वो हुकूमत को देखना पड़ेगा, और खासकर जो 2022 और 23 में जो PDM की हुकूमत में मैं भी जो है वो सेकंड करूंगा रिजवान गिरजई को कि जिस तरह
35 रुपए जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ाई गई थी। 100% बढ़ाई और फिर आपने 20% रिलीफ दे दिया, 80% उसी पे है। अब जाहिर है ये सूरत हाल पे मौजूद है, मगर ये सवाल बाकी है कि आप महंगाई का कमी का दावा करते हैं और आम आदमी को चीजें महंगी मिल रही हैं। इसी के साथ ही मैं तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करता हूं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।